हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल साइंस। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑपरेशन के बाद में दी जाने वाली केयर होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्री ऑपरेटिव केयर के बारे में डिस्कस किया था। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो डिटेल में देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। आज शुरू करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसका फर्स्ट पॉइंट है अस्कल्टेट चेस्ट फॉर ब्रीथ साउंड चेस्ट चेक रेट डेप्थ एंड पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन असेस आर्टेरियल ब्लड गैसेस फॉर साइंस ऑफ हाइपोक्सिया एंड CO2 रिटेंशन। इसमें पेशेंट की ब्रीदिंग साउंड को चेक करेंगे, पल्स रेट को चेक करेंगे, उसकी डेप्थ कितनी आ रही है उसको चेक करेंगे, रेस्पिरेशन को चेक करेंगे और आर्टरी के अंदर ब्लड और गैसेस को देखेंगे कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है, क्या पेशेंट के अंदर क्या साइन सिम्टम शो हो रहे हैं उनके बारे में पता लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर ऑब्जर्व वुंड साइट साइन ऑफ ओजिंग और लीकेज। इसमें क्या होता है, पेशेंट के ऑपरेट होने के बाद में बॉडी के अंदर क्या साइन सिम्टम शो हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की ओजिंग और लीकेज तो नहीं हो रही है, उस बारे में पता करेंगे। ओजिंग और लीकेज में रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ड्रेसिंग और फर्दर अटेंशन फ्रॉम सर्जन। जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे किसी प्रकार की ओजिंग या लीकेज तो नहीं हो रही है, क्योंकि यदि ओजिंग और लीकेज हो रहा है तो वहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और सर्जन के थ्रू उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसके बारे में पता करेंगे। ऑब्जर्व द पेशेंट स्किन एंड रिपोर्ट पेल कोल्ड एंड क्लेमी स्किन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ शॉक। इसमें पेशेंट को चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसको कि उसकी स्किन पेल तो नहीं हो रही है, ठंडी तो नहीं हो रही है और पेशेंट शॉक में तो नहीं चला गया। इन सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर ऑब्जर्व वुंड साइट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन रेडनेस इंक्रीज वार्मथ swelling and presence of purulent exudates. These signs indicate possible infection. Any developing infection must be identified and treated promptly. इसमें बताया गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव होने के बाद में हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि ऑपरेट वाली जगह पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं कोज हो रहा, रेडनेस तो नहीं हो रही या फिर कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही। यदि ऐसे कोई साइन सिम्टम शो हो रहे हैं तो पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन कोज नहीं हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फॉर मॉनिटर स्पेक्ट्रम फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन चेंज टू येलो और ग्रीन कलर। इसमें यदि पेशेंट को इन्फेक्शन कोज हो रहा है तो कफिंग के साथ स्पेक्ट्रम भी आएगा और उसका कलर यदि येलो से ग्रीन कलर हो रहा है तो पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कोज हो रहा है। चेंज इन स्पेक्ट्रम इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, और वो स्पेक्ट्रम क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो कफिंग के साथ जो सिक्रेशन आता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट मॉनिटर पेशेंट टेम्परेचर एवरी 4 आवर्ली। इसमें पेशेंट के टेम्परेचर को एवरी 4 आवर पे चेक करना है। जैसे प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर चेक कर रहे थे उसी तरह सेम 4 आवर के अंतराल पे पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है। नोट एंड रिपोर्ट पायरेक्सिया कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस। इसमें पेशेंट को किसी भी प्रकार का पायरेक्सिया तो नहीं है,
पेशेंट कंफ्यूज तो नहीं है या फिर रेस्टलेस तो फील नहीं करा, इन सब के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। दीज आर साइन ऑफ इन्फेक्शन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग अलाउ प्रमोट ट्रीटमेंट। यदि इन साइन सिम्टम में से कुछ भी साइन सिम्टम्स दिखे तो डॉक्टर को इसके बारे में बताएंगे और पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 6th पॉइंट, वंस वाइटल साइन आर स्टेबलाइज्ड पेशेंट शुड बी assisted into an upright or semi-fowler position, well supported by pillow and nurse moved from side to back side, still maintaining upright position। यदि पेशेंट के वाइटल साइन स्टेबल आते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, तो पेशेंट को अपराइट पोजीशन और सेमी फाउलर पोजीशन देंगे ताकि वह कंफर्टेबल रहे और पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए नर्स द्वारा पेशेंट को पिलोज वगैरह आदि की सहायता से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है और पेशेंट को अपराइट पोजीशन के अंदर रखा जाता है ताकि पेशेंट कंफर्टेबली रह पाए और उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर 7th पॉइंट, गिव प्रोफिलेटिक antibiotics as prescribed antibiotics greatly reduce the possibility of infection occurring। यदि पेशेंट को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन कोज हो रहा है या इन्फेक्शन कोज होने की पॉसिबिलिटीज़ है तो पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वह एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 8th पॉइंट, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया और प्रिस्क्राइब टू रिलीव पेन एंड मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ एनाल्जेसिया विद द एड ऑफ ए पेन चार्ट। अब इसमें पेशेंट को यदि सर्जरी हुई है तो पेशेंट को पेन भी होगा, उस पेन को कम करने के लिए पेशेंट को एनाल्जेसिया दिया जाता है। इसमें पेशेंट को के पेन को कम करने के लिए पेशेंट को पेन रिलीवर दिए जाएंगे और एक पेन चार्ट तैयार किया जाएगा जिसके अंदर ये पता किया जाएगा कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, उसको स्केल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 9th पॉइंट, इनकरेज पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज हार्डली। इसमें पेशेंट को डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाएगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम लंग एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन एंड एटल्सिस। इसमें क्या होगा, जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी उनसे क्या होगा, जो कफिंग के थ्रू जो सिक्रेशन आएगा उनसे लंग्स प्रिवेंट होंगे और कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन कोज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इसमें 10th पॉइंट, इनकरेज पेशेंट टू सपोर्ट वुंड व्हेन कफिंग एंड टर्निंग। इसमें पेशेंट को यदि किसी भी प्रकार का वुंड है या फिर सर्जरी हो रखी है तो पेशेंट को उसके बारे में बताएंगे कि उसको अपने वुंड को ध्यान में रखते हुए कफिंग करनी है और यदि पेशेंट टर्न करना चाह रहा है तो वुंड को ध्यान में रखते हुए उसको धीरे टर्न करना है या फिर कौन सी साइड पे टर्न करना है। एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस ऑन द वुंड कुड लीड टू वुंड ब्रेकडाउन, एनी डिले हीलिंग। यदि पेशेंट अपने वुंड को ध्यान में ना रखते हुए यदि कफिंग करता है या फिर अननेसेसरी टर्निंग करता है तो उसका वुंड क्या है, ब्रेकडाउन हो सकता है। जो ऑपरेशन के दौरान जो स्टिचेस लगे थे वो ब्रेकडाउन हो सकते हैं और पेशेंट का जो वुंड है उसमें उसकी हीलिंग के अंदर लंबा समय लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 11, परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्टरल ड्रेनेज यूजेज ग्रेविटी टू हेल्प रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम द लंग्स। इसमें क्या करना है, पेशेंट को फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवानी है जिससे क्या होगा, उसके सिक्रेशंस जो भी उसके सिक्रेशंस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और लंग्स को इन्फेक्शन से बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 12, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी एज इंडिकेट एडिशनल ऑक्सीजन विल इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू टिश्यू थस प्रिवेंटिंग हाइपोक्सिया। अब इसमें क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों दी जाएगी,
यदि पेशेंट के टिश्यूज़ के अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, मेंटेन एडिक्वेट लेवल ऑफ हाइड्रेशन एंड एडिक्वेट ह्यूमिडिटी ऑफ द इंस्पायरेशन एयर फ्लूइड एंड मॉइस्चर हेल्प टू थिन सिक्रेशन मेकिंग देम इजियर टू एक्सपोर्टेड। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का हाइड्रेशन का और फ्लूइड का बॉडी के अंदर जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके चलेंगे ताकि जो फ्लूइड और मॉइस्चर है वो वुंड को थिन होने में हेल्प कर सके और उससे जो भी सिक्रेशन निकले वो इजीली निकल सके, पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे उसके वुंड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर 14, प्रोवाइड रेगुलर ओरल हाइजीन टू प्रिवेंट ओरल म्यूकोजा बिकमिंग ड्राई। इसमें क्या करना है, पेशेंट को रेगुलर ओरल हाइजीन प्रोवाइड करवानी है ताकि उसका ओरल म्यूकोजा ड्राई रहे। ओरल म्यूकोजा ड्राइज क्विकली व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कैन बी सून बिकम श्योर एंड इन्फेक्टेड अनलेस कीप्ड मॉइस्ट। इसमें बताया गया है कि जो पेशेंट का ओरल म्यूकोजा है वो ड्राई रहना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है तो किसी भी प्रकार का सोर्स ना हो और पेशेंट के किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले। तो ये था पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में, पेशेंट को कैसे कैसे ऑपरेट होने के बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।